गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे और आज इस वीडियो के अंदर हम गुप्तकालीन प्रशासन को डिस्कस करेंगे। आइए हम गुप्तकालीन प्रशासन को समझने से पहले हम उसका प्रशासनिक ढांचा जो है वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर प्रशासन की कितनी लेयर्स हुआ करती थी। राइट। सो देखिए, यहाँ पर प्रशासन को कुछ इस प्रकार से बांटा गया है कि सबसे ऊपर केंद्र होगा जहाँ पर इसका प्रमुख राजा होगा। फिर केंद्र अपने नीचे प्रांतों में विभक्त होगा। प्रांतों को यहाँ पर अवनी, भुक्ति, देश, ये सारे नामों से प्रोनाउंस किया गया है। इसके प्रमुख को उपरिक कहा गया है। इसके अलावा इसके नीचे जो विभाजन था वो विषयों में था। प्रांत विषयों में विभाजित थे और यहाँ पर इसका जो प्रमुख होता था वो विषयपति कहलाता था। इसके अलावा विषय जो है वो अपने नीचे विधि में बटे हुए होते थे और इसका जो प्रमुख होता था वो नगरपति या पुरपला कहलाता था। इसके अलावा विधि जो है वो अपने नीचे ग्रामों में विभक्त होते थे और ग्राम यहाँ पर ग्रामीक इसका जो है वो प्रमुख होता था। राइट। सो ये कुछ गुप्तकालीन प्रशासन की लेयर्स हैं जिनको आप नोट करेंगे। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि विधि का प्रमुख कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए नगरपति या पुरपला। राइट। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन प्रशासन के अंदर ग्राम का प्रमुख कौन होता है, तो आंसर होगा आपका ग्रामीक। राइट। प्रश्न ये भी आ सकता है कि भुक्ति का प्रमुख कौन होता है, तो आंसर होगा आपका उपरिक। क्लियर है। तो ये कुछ आपके प्रश्न हैं जो आपके लगातार कंटिन्यूस पेपर में बनते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए बच्चे, आप जो मेन टॉपिक है उसको तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको छोड़ देते हैं और अक्सर वहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और आपका ये एक नंबर गलत हो जाता है। राइट। आपने हिस्ट्री पढ़ ली लेकिन आपने जहाँ से प्रश्न आना है वो आपने नहीं पढ़ा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लियर है ना। तो इसलिए आप एक एक टॉपिक को डिस्कस करिए, एक एक टॉपिक को आप उसका नोट बनाइए। क्लियर है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा लेकिन आपका नोट एक प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो जाएगा सारे एग्जाम्स के लिए। फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो हम आगे की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहली बार दीवानी और फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया था। इसके अलावा साधारण पुलिस के कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा गया यहाँ पर। और पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंड पासिक जो है वो यहाँ पर कहा गया है। क्लियर। ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स थे। अब हम जो गुप्त काल था उसकी अर्थव्यवस्था को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि क्षेत्र की अगर हम बात करें, कृषि क्षेत्र की, तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र को जो है साथियों चार भागों में डिस्कस किया हुआ है। अब ये चार भाग कौन कौन से उनको देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो क्षेत्र कहा जाता था तो कहा जाता था वो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। यहाँ पर वास्तु जो कहा जाता था वो बास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। और चारागाह भूमि तो आप जानते हैं, पशुओं के चारा योग्य भूमि को कहा जाएगा। और सिल, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको बच्चे भूल जाते हैं और प्रश्न यहाँ से बन जाता है। कई बार एग्जाम में देखा है कि पूछा गया है कि सिल किस प्रकार की भूमि है, तो फिर बच्चे जो है वो गलत कर देते हैं। राइट। तो ये जो है वो जोतने योग्य भूमि नहीं होती है। सिल जो है वो जोतने योग्य भूमि नहीं होती है। राइट। सो चलिए, अब आगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अपरहत, अपरहत ऐसी भूमि है जो जंगली होती है। राइट। जहाँ पे जंगल होता है। और इस टाइम के जो लोग हैं वो सिंचाई के लिए रहट घंटी का प्रयोग करते हैं, रहट का प्रयोग करते हैं, घंटी का प्रयोग करते हैं। रहट होता क्या है, एक कुआं होता है ऐसा, एक कुआं होगा और कुआं के अंदर कुछ यहाँ पे ऐसा करके गोल गोल जो है वो एक चक्र लगा रहता है। इस चक्र को कोलू की मदद से या बैल की मदद से जो है वो घुमाया जाता है। ठीक है। तो इसमें जो है वो छोटे छोटे टब लगे होते हैं जो पानी को बाहर लेकर इस नली के माध्यम से जो है वो बाहर निकाल देते हैं और खेत में पानी चला जाता है। गुप्त काल में उज्जैन जो था वो महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। और इस टाइम पे राजस्व व्यवस्था की बात करें तो राजस्व जो होता था, टैक्स जो होता था, वो कुल उत्पादन का 1/4 या 1/6 भाग हुआ करता था। राइट। चलिए, देखिए यहाँ पर बलात् श्रम एक आम बात थी। ये एक टैक्स का जो है वो जरिया माना जाता था।
ठीक है। टैक्स का जरिया जो है वो बलात् श्रम को माना जाता था, लेकिन प्रेजेंट में देखें तो बलात् श्रम जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी माना गया है। बलात् श्रम इट मीन्स इसे हम बोलते हैं बंधुआ मजदूरी, राइट, बंधुआ मजदूरी। तो यहाँ पर बलात् श्रम काफ़ी फेमस था, ये टैक्स का एक जरिया माना जाता था। क्लियर है साथियों। आइए हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे जो है वो स्त्रियों के प्रति जो है वो अच्छी नहीं थी, राइट। स्त्रियों के प्रति यहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। क्यों? इसके दो तीन मेन रीज़न थे। पहला रीज़न, बाल विवाह यहाँ पर हो रहे थे। तो बाल विवाह जो है वो एक स्त्री के लिए अच्छा नहीं है। बाल विवाह की वजह से यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। दूसरी बात, यहाँ पर बलात् श्रम काफ़ी ज़्यादा था। तो इसमें भी इसमें तो खैर सभी कैटेगरीज की मानेंगे, आप लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की स्थिति खराब हो जाएगी, लेकिन स्त्री वर्ग इससे ज़्यादा परेशान था। इसके अलावा बलात् श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया। इसके अलावा यहाँ पे वैदिक कर्म कांडों के आने की वजह से स्त्रियों को जो है वो हमेशा जो है वो एक पुरुष से नीचे दिखाया गया है। तो इस तरीके से काफ़ी तरीके से यहाँ पर स्त्री की स्थिति जो है ना वो अच्छी नहीं है। बलात् श्रम हो गया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट भी आई थी। अस्पृश्यता का प्रचलन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पर वर्ण मूलक व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा, वर्ण मूलक व्यवस्था जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अपने वर्चस्व पे आ चुकी थी, राइट। क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मणवाद ज़्यादा आ गया था। क्या आ गया था? ब्राह्मणवाद जो है वो ज़्यादा आ गया था, और जिस वजह से जो है यहाँ पर वर्ण व्यवस्था वर्ण मूलक व्यवस्था के रूप में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व में आ चुकी थी। और इस वजह से, जिसे हम अस्पृश्यता को सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो छुआछूत बोला जाता है, जो कि वर्तमान में देखें, वर्तमान दृष्टिकोण में एक इलीगल एक्टिविटी है, जिसके लिए आपको काफ़ी सारे जो है कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। इसको हम जब पॉलिटी आएगी तो पॉलिटी में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप अस्पृश्यता समझ जाइए। क्लियर है। इसके अलावा ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि नालंदा बौद्ध मठ की जो है वो स्थापना करी गई थी। ये किसके द्वारा करी गई थी? ये कुमार गुप्त के द्वारा करी गई थी, राइट। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा बौद्ध मठ या और नालंदा विश्वविद्यालय, राइट, विश्वविद्यालय, ये जो है वो बनवाए गए थे। क्लियर है साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। चलिए तो हम आगे की बात करें तो अब हम संस्कृति एवं धर्म की बात करें तो ये संस्कृति और धर्म के मामले में गुप्त काल जो है वो स्वर्ण युग बोला जाता है, ठीक है। वैसे स्वर्ण युग की बात करें तो स्वर्ण युग जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को जो है वो स्वर्ण युग बोला गया है। वैसे पूरे के पूरे गुप्त काल को भी स्वर्ण युग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धर्म, संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र का विकास हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा इन चीज़ों का विकास, संस्कृति, धर्म और इन साहित्य का विकास सबसे ज़्यादा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में हुआ है। तो एक राजा के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो प्रेफरेंस है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए चला जाता है। क्लियर है। देखिए, गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और गरुड़ जो है वो गुप्तों का राज चिन्ह होता था। ये इसका जो साक्ष्य है वो हमको दशावतार मंदिर से मिल जाता है। ये जो दशावतार मंदिर है वर्तमान में, प्रेजेंट में देखें तो ये झांसी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। झांसी यूपी में आता है, तो यहाँ पर आपको दशावतार मंदिर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा मंदिर बनाने की कला का जन्म हुआ यहाँ पर त्रिमूर्ति की अवधारणा भी यहाँ पर विकसित हुई थी। ये कुछ फैक्ट है। इसके अलावा एक नोट है वो आपको याद रखना है। नोट क्या है कि गुप्त शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो ये आपको पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो हम वास्तुकला की बात कर लेते हैं। वास्तुकला में यहाँ पर अजंता की जो गुफाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से केवल 6 ही अब वर्तमान में शेष बची हैं। जिनमें से गुफा नंबर 16 और 17 जो है वो गुप्तकालीन है, और इसमें से गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, या काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव माना गया है गुप्तकालीन चित्रकला की दृष्टिकोण से, राइट, या वास्तुकला की दृष्टिकोण से। ठीक है। यहाँ पर गुफा नंबर 17 का जो चित्र है वो चित्रशाला कहा जाता है, और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, उसके बाद जीवन, गृह त्याग और मृत्यु की घटनाओं से संबंधित चित्र
बनाए गए हैं। क्लियर। ये देखिए बच्चे, ये पॉइंट, सॉरी, ये जो पॉइंट है ना साथियों, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट जो है ना एसएससी जीडी में तो खैर पूछे ही गए हैं इससे पहले काफ़ी। अगर आप पुराना पेपर देखें 2011 के समथिंग का, तो उस दौरान इस टाइप के प्रश्न एसएससी जीडी में भी पूछे गए। एसएससी सीएचएसएल में तो ये कई बार पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है साथियों। बाघ की गुफाएं जो है वो धार के अंदर देखने के लिए मिली है। ये धार जो है साथियों एमपी के अंदर आता है। चलिए देखिए, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये नोट है आपका कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा को समर्पित है। क्लियर। ये आपको बौद्ध धर्म की शाखाएं तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि महायान होती है, इसके अलावा हीनयान होती है, और एक बाद में आगे चल के एक और डेवलप हो जाती है वज्रयान। राइट। सो ये कुछ शाखाएं हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है कि अजंता की गुफाएं जो है वो महायान शाखा को समर्पित है। क्लियर है। चलिए तो हम आगे की बात करें तो गुप्तकालीन मंदिर हम बात कर लेते हैं, जो कि सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। आप इनको याद रखेंगे। फिर आप चाहे एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो, आप एसएससी सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो, आप चाहे यूपी पुलिस का पेपर दें या एमपी पुलिस का पेपर दें, राइट, आप एमपी पटवारी, यूपी पटवारी, किसी का भी एग्ज़ाम दें, सभी के दृष्टिकोण से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राइट। तो इनको देख लेते हैं। देखिए ये मंदिर है कुछ, जिसमें विष्णु मंदिर जो कि तिगवा जबलपुर के अंदर है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। शिव मंदिर जो कि भूमरा नागौद के अंदर है। पार्वती मंदिर जो कि नचना कुठार में आता है। दशावतार मंदिर जो कि अभी देखा था हमने, देवगढ़ झांसी में है। यहाँ पर आपको क्या गरुड़ चिन्ह मिल जाता है। यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको? गरुड़ चिन्ह। राइट। क्या मिल जाता है? गरुड़ चिन्ह। शिव मंदिर ये खो नागौद में है। और भितरगांव का मंदिर जो कि कानपुर के अंदर है। राइट। भितरगांव का मंदिर ऐसा मंदिर है जो ईंटों से बना हुआ मंदिर है, ईंटों से बना। राइट। चलिए तो ये एक नोट है, वो देख लीजिए। देखो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ मेंशन कर दिया हमने वैसे। ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ऑलरेडी स्लाइड में ही मेंशन कर दी जाए। तो भितरगांव का जो लक्ष्मण मंदिर है, ठीक है, यही वाला मंदिर ये। राइट। सो ये वाला मंदिर जो है वो ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है। चलिए देखिए, हम गुप्तकालीन स्तूप की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो ही स्तूपों का नाम आता है। ये है आपका मीरपुर खास जो कि सिंध में है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है, प्रेजेंट में इंडिया में तो है ही नहीं है। और धम्मेक स्तूप जो कि सारनाथ में है, जो कि इंडिया के अंदर आता है। क्लियर है साथियों। तो ये दो ही स्तूप है इस टाइम पे जो बनाए गए थे। चलिए एक और है, सॉरी ध्यान याद नहीं था, एक और है रत्नागिरी का अभिलेख जो कि उड़ीसा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए तो अब हम साहित्य की बात कर लेते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये कुछ हैं देखिए, जैसे कि विष्णु शर्मा की कौन कौन सी किताबें हैं वो आपको याद रखना है। विष्णु शर्मा की जैसे कि पंचतंत्र है, हितोपदेश है। कालिदास तो आपको सबको याद होंगे, जैसे कि मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमो वर्षियम है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभव है, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये इनकी किताबें हैं। विशाखदत्त की बात करें तो इनकी मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है। बराह मिहिर की बात करें तो बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जाक, लघु जातक। आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ये इनकी किताबें हैं। क्लियर। इसके अलावा कुछ और हैं जिनको आप देख लीजिए। अन्य तथ्य क्या है कि इस टाइम पे सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो जारी करी गई थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करी गई थी जिन्हें दीनार कहा गया है। ठीक है। ये प्रश्न आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी बात आए सर्वाधिक सर्वाधिक शुद्ध सोने की मुद्राएं किसने जारी करी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए कुषाण। राइट। क्या आंसर होना चाहिए? कुषाण। लेकिन अगर आपका प्रश्न आता है सर्वाधिक सोने की मुद्राएं या स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी करी थी, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए गुप्त। राइट। तो यहाँ पर यही डिस्कस है कि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो हैं वो गुप्तों ने जारी करी थी और जिन्हें हमने दीनार कहा है।
चांदी के सिक्कों के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको रुपया कहा गया है। ये चंद्रगुप्त प्रथम ने भी जारी करे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी इनको जारी जारी किया हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा संस्कृत जो है वो गुप्त राजाओं की राजभाषा थी, और वैश्यावृत्ति तो यहाँ पर आम बात थी, यहाँ पे प्रचलन था इसका। ठीक है। तो ये कुछ हमारा आज का टॉपिक था। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपने एक प्रॉपर तरीके से नोट भी बना रहे होंगे। अब हमारे एंशियंट हिस्ट्री की ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हैं, बहुत ही जल्द हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। क्लियर है। और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। जहाँ पर आपको जो है वो इस सेशन की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, राइट। और इसकी लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो मिल जाएगी। क्लियर साथियों। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।